आज हम बाबा के गुरुकुल में बिपिन चंद्र द्वारा लिखित आधुनिक भारत के इतिहास के चैप्टर 12 स्वराज्य के लिए संघर्ष भाग 1 को पढ़ेंगे। ये चैप्टर 5 पार्ट में आएगा। ये इसका पहला पार्ट है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने मित्रों को भी शेयर करें, जिससे कि उनको भी फायदा हो सके। आपका सहयोग हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो हम शुरू करते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन का तीसरा और अंतिम चरण 1919 में शुरू हुआ, जब विशाल जन आंदोलन का युग आरंभ हुआ। इस काल में भारतीय जनता ने संभवतः विश्व इतिहास के सबसे बड़े जनसंघर्ष लड़े और भारत की राष्ट्रीय क्रांति विजयी हुई। जैसा कि हमने पीछे के अध्याय में देखा, प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के दौरान एक नई स्थिति विकसित हो रही थी। राष्ट्रवाद की ताकत बढ़ी थी। राष्ट्रवादियों को युद्ध के बाद बड़े राजनीतिक लाभ मिलने की आशाएं थीं और वे आशाएं पूरी न हो पाने पर वे लड़ने को भी तैयार थे। महायुद्ध के बाद के वर्षों में आर्थिक स्थिति और बिगड़ी। पहले तो कीमतें बढ़ी और फिर आर्थिक गतिविधियां मंद होने लगी। युद्ध के दौरान विदेशी आयात के रुक जाने के कारण भारतीय उद्योग फले फूले थे, मगर अब उनको घाटे होने लगे और वे बंद होने लगे। इसके अलावा भारत में अब विदेशी पूंजी बड़े पैमाने पर लगाई जाने लगी। भारतीय उद्योगपति चाहते थे कि सरकार आयातों पर भारी कस्टम ड्यूटी लगाकर तथा मदद देकर उनके उद्योग को सुरक्षा प्रदान करे। अब उन्हें भी महसूस होने लगा कि केवल एक मजबूत राष्ट्रवादी आंदोलन तथा एक स्वाधीन भारतीय सरकार के द्वारा ही ये लक्ष्य प्राप्त किए जा सकते हैं। बेरोजगारी तथा महंगाई की मारे से पीड़ित मजदूर तथा दस्तकार भी राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय हो उठे। अफ्रीका, एशिया और यूरोप में कुछ जीतें हासिल करके देश लौटे भारतीय सैनिकों ने भी अपने आत्मविश्वास तथा दुनिया के बारे में अपना ज्ञान ग्रामीण क्षेत्रों में फैलाया। बढ़ती गरीबी तथा भारी करों के बोझ से कराहते किसान भी नेतृत्व पाने की प्रतीक्षा कर रहे थे। नगरों के शिक्षित भारतीय भी बढ़ती बेरोजगारी से त्रस्त थे। इस तरह भारतीय समाज के सभी वर्ग आर्थिक कठिनाइयां महसूस कर रहे थे और इन कठिनाइयों को सूखा, महंगाई और महामारियों ने और बढ़ा दिया था। अंतर्राष्ट्रीय स्थिति भी राष्ट्रवाद के पुनर्योदय के अनुकूल थी। प्रथम महायुद्ध ने पूरे एशिया और अफ्रीका में राष्ट्रवाद को बहुत बल पहुंचाया था। अपने युद्ध प्रयासों में जन समर्थन पाने के लिए मित्र राष्ट्रों अर्थात ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, इटली और जापान ने दुनिया के सभी राष्ट्रों के लिए जनतंत्र तथा राष्ट्रीय आत्मनिर्माण का एक नया युग आरंभ करने का वचन दिया था। लेकिन युद्ध के बाद उन्होंने अपना उपनिवेशवाद खत्म करने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। उल्टे पेरिस शांति सम्मेलन तथा दूसरी सभी संधियों ने युद्धकालीन वचन न सिर्फ भुला दिए बल्कि वे तोड़ भी दिए गए। अफ्रीका, पश्चिमी एशिया तथा पूर्वी एशिया में युद्ध हारने वाली शक्तियों अर्थात जर्मनी और तुर्की के सारे उपनिवेशों को विजेताओं ने आपस में बांट लिया। इससे एशिया और अफ्रीका में हर जगह जुझारू और भ्रम मुक्त राष्ट्रवाद उठ खड़ा होने लगा। भारत में ब्रिटिश सरकार ने संवैधानिक सुधारों के कुछ प्रयास बेदिली से किए, मगर साथ ही यह भी स्पष्ट कर दिया कि उसका राजनीतिक सत्ता छोड़ने या उसमें भारतीयों को साझेदार बनाने का कोई इरादा नहीं था। महायुद्ध का एक महत्वपूर्ण परिणाम यह भी हुआ कि गोरों की प्रतिष्ठा घटी। साम्राज्यवाद के आरंभ से ही यूरोपीय शक्तियों ने अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए जातीय सांस्कृतिक श्रेष्ठता का स्वांग रचा था। लेकिन युद्ध के दौरान दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ धुआंधार प्रचार किया तथा अपने विरोधियों द्वारा उपनिवेशों में बर्बर और असभ्य व्यवस्था का पर्दाफाश किया। स्वाभाविक तौर पर
उपनिवेशों की जनता ने दोनों पक्षों पर विश्वास किया और गोरों की श्रेष्ठता का भय उनके मन से उठने लगा। रूसी क्रांति के प्रभाव से भी राष्ट्रीय आंदोलनों को बहुत बल मिला। रूस के व्लादिमीर इलिच लेनिन के नेतृत्व में वहां की बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी ने जार का 7 नवंबर 1917 में तख्ता पलट कर दिया और वहां दुनिया के पहले साम्राज्यवादी राज्य सोवियत संघ की स्थापना की घोषणा की। चीन और एशिया के दूसरे भागों में अपने साम्राज्यवादी अधिकारों को एक तरफा तौर पर छोड़कर एशिया में जार के पुराने उपनिवेशों को आत्म निर्णय का अधिकार देकर नई सोवियत सत्ता ने उपनिवेशों की जनता में बिजली की तरह लहर दौड़ा दी। रूस की क्रांति ने उपनिवेशियों की जनता में एक नई जान फूंकी। इसने उपनिवेशियों की जनता को यह महान पाठ पढ़ाया कि साधारण जनता में बेपनाह शक्ति निहित होती है। अगर निहत्थे किसान और मजदूर अपने यहाँ के अत्याचारियों के खिलाफ एक क्रांति कर सकते हैं तो गुलाम राष्ट्रों की जनता भी अपनी आज़ादी के लिए लड़ सकती है, बशर्ते कि वह भी उतनी ही एकताबद्ध, संगठित तथा आज़ादी के लिए लड़ने पर दृढ़ हो। भारत का राष्ट्रवादी आंदोलन इस बात से भी प्रभावित हुआ कि एशिया और अफ्रीका के दूसरे भाग भी युद्ध के बाद राष्ट्रवादी आंदोलनों से आंदोलित हो रहे थे। भारत ही नहीं बल्कि आयरलैंड, तुर्की, मिस्र तथा अफ्रीका और पश्चिमी एशिया के दूसरे अरब देशों ईरान, अफगानिस्तान, बर्मा, मलाया, इंडोनेशिया, हिंदी चीन, फिलीपीन, चीन और कोरिया में भी राष्ट्रवाद की लहर आगे बढ़ी। राष्ट्रवादी और सरकार विरोधी भावनाओं की उठती लहर से परिचित ब्रिटिश सरकार ने एक बार फिर गुड़ खिलाकर डंडे मारने की अर्थात कुछ छूट और दमन की नीति अपनाने का फैसला किया। इस नीति में गुण का काम मॉन्ट्यूक चेम्सफोर्ड सुधारों ने किया। अब हम मॉन्ट्यूक चेम्सफोर्ड सुधार को पढ़ेंगे। ब्रिटिश सरकार के भारत मंत्री एडविन मॉन्ट्यूक तथा वायसरॉय लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने 1918 में संविधान सुधारों की एक योजना सामने रखी, जिसके आधार पर 1919 का भारत सरकार कानून बनाया गया। इस कानून में प्रांतीय विधायी परिषदों का आकार बढ़ा दिया गया तथा निश्चित किया गया कि उसके अधिकांश सदस्य चुनाव जीतकर आएंगे। दोहरी शासन प्रणाली के तहत प्रांतीय सरकारों को अधिक अधिकार दिए गए। इस प्रणाली में वित्त, कानून और व्यवस्था आदि कुछ विषय आरक्षित घोषित करके गवर्नर के प्रत्यक्ष नियंत्रण में रखे गए तथा शिक्षा, जन स्वास्थ्य तथा स्थानीय स्वशासन जैसे कुछ विषयों को हस्तांतरित घोषित करके उन्हें विधायिकाओं के सामने उत्तरदायी मंत्रियों के नियंत्रण में दे दिया गया। इसका अर्थ यह भी था कि जिन विभागों में काफी धन खर्च होता तो वे हस्तांतरित तो होंगे, मगर उनमें भी वित्त पर पूरा नियंत्रण गवर्नर का होगा। इसके अलावा गवर्नर अपनी समझ से विशिष्ट किसी भी आधार पर मंत्रियों की आज्ञा को रद्द कर सकता था। केंद्र में 2 सदनों की व्यवस्था थी। निचले सदन अर्थात लेजिस्लेटिव असेंबली में कुल 144 सदस्यों में से 41 सदस्य नामजद होते थे। ऊपरी सदन अर्थात काउंसिल ऑफ स्टेट में 26 नामजद तथा 34 चुने हुए सदस्य होते थे। गवर्नर जनरल और उनकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल पर विधानमंडल का कोई नियंत्रण न था। दूसरी ओर केंद्र सरकार का प्रांतीय सरकारों पर अबाध नियंत्रण था। इसके अलावा ऊंट का आधार बहुत अधिक सीमित था। 1920 में निचले सदन के लिए कुल 9,09,874 तथा ऊपरी सदन के लिए 17,364 मतदाता थे, मगर भारतीय राष्ट्रवादी
इन मामूली छूटों से बहुत आगे बढ़ चुके थे। वे अब राजनीतिक सत्ता की छाया मात्र से संतुष्ट होने वाले नहीं थे। अगस्त 1918 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने बंबई में एक विशेष सत्र बुलाया ताकि सुधार के प्रस्तावों पर विचार किया जा सके। इस अधिवेशन के अध्यक्ष हसन इमाम थे। इस सत्र ने इन प्रस्तावों को निराशाजनक और असंतोषजनक बतलाकर इसकी जगह प्रभावी स्वशासन की मांग रखी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी के नेतृत्व में कांग्रेस के कुछ वयोवृद्ध नेता सरकार के प्रस्ताव को स्वीकार करने के पक्ष में थे। उन्होंने कांग्रेस छोड़कर इंडियन लिबरल्स एसोसिएशन की स्थापना की। ये लोग उदारवादी कहे गए तथा भारत की राजनीति में आगे चलकर उनकी बहुत नगण्य भूमिका रही। तो यहाँ पर आपका इस चैप्टर का पहला पार्ट समाप्त हुआ। यहाँ तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।